हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा की हिंदी। एसआई की जो हमारी परीक्षा होने वाली है उसका पेपर फर्स्ट जो है उसमें हमारे आनी है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी का नया जो सिलेबस है वो अपना जारी हो चुका है, यानी 2021 का नया सिलेबस आ चुका है जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा एसआई हिंदी का सिलेबस है जिसे हमें पढ़ना है। और यहाँ मैं आपको ये पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, इस सिलेबस में जो कुछ लिखा हुआ है, ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पूरा सिलेबस है जो करवाया जाएगा और बड़े ही अच्छे और शानदार तरीके से अपने इसको करने वाले हैं। और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको करने के बाद में आपको शायद अन्य किसी क्लास को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपका अभ्यास है वो आपका चलता रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास होगा तभी हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल मजबूत होती है दोस्तों। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हमारे साथ में आपको जुड़े रहना है ताकि आप अपना सिलेबस पूरा कर सके। जिस प्रकार से हमने रीट का सिलेबस पूरा किया है, आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं कि एक टॉपिक हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा किया है। तो यहाँ पर भी जो सिलेबस है वो आपको सारा का सारा करवाया जाएगा दोस्तों। तो किसी प्रकार की चिंता न करें, आप तो बस यूं ही इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहें और अपना जो प्रेम है वो इसी प्रकार से हमें देते रहें। तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। और आज जो हम शुरू करना चाहते हैं या जिसकी अपने को बात करनी है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा पहला टॉपिक जो दे रखा है शब्द रचना है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यहाँ अगर अपने प्रारंभ में संधि को शुरू कर देते हैं तो एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक रह गया और कुछ समय के बाद में हम इससे बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। तो हम पहले उन टॉपिक्स को शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे लिए ईजी हैं और जिसमें से प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है और अमूमन उनको अपने कम देखते हैं और वहाँ से आसान, ये टॉपिक आसान तो दिखते हैं लेकिन वहाँ से गलतियाँ होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो हम 2 नंबर जो अपना चैप्टर है, यानी 2 नंबर जो यूनिट है शब्द प्रकार है, उसको अपने शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसी यूनिट का अध्ययन करने वाले हैं। इस यूनिट को देखेंगे, उसके बाद में अपने आगे चलेंगे दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी भाषा की नींव होती है उस भाषा की वोकेबलरी, वो आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ आप रोजाना पर्यायवाची पढ़ें क्योंकि ये आप एक दिन में याद नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो रोजाना 10-15 पर्यायवाची को आप अच्छे से याद करें, 10 कर सके, 5 कर सके, अपनी क्षमता के अनुसार। रोजाना शाम को सोने से पहले आप कम से कम 3 या 4 पर्यायवाची अपने अंदर लेकर के सोए, अपने साथ लेकर के सोए, पानी के साथ में लेकर के सो सकते हैं ना। कुछ विलोम शब्द आप देखें, ये जो चीज़ें हैं ना, शब्द युग्म है, ये आपको रोजाना देखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी जा करके ये आपको अच्छे से याद होंगी। इनकी डोज आपको डेली लेनी पड़ेगी, शाम को डेली लेकर के सोएंगे तभी आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठने वाले हैं। तो ये तो एक आपका दैनिक रूटीन बन जाना चाहिए कि कुछ एक पर्यायवाची आप देखेंगे, कुछ एक विलोम शब्द आप देखेंगे। और एक अच्छा ये भी रहेगा कार्य कि एक रफ कॉपी ले लें और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें अपने भूलते भी नहीं हैं और लिखने से हमारा मन भी जो है वो पढ़ाई में लगा रहता है। तो लिखें जरूर और लिख करके अपनी जो तैयारी है उसको चालू रखें। 5-5, 10-10 जितनी आपकी क्षमता है कम से कम उतनी याद करें, क्योंकि अगर आप ये सोचें भी ये लास्ट में देख लूँगा तो एकदम से ये याद बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द विचार को। और शब्द विचार तक जाने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा। सामान्य हिंदी हमें पढ़नी है। और यहाँ सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये भाषा क्या होती है दोस्तों। भाषा हम किसे कहते हैं, तो बड़ी सामान्य सी परिभाषा है इसकी। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। माध्यम है किसका? विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है? एक माध्यम है विचारों को अभिव्यक्त करने का। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या है,
तो हालांकि इनका डायरेक्ट आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको आज वो चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ जिस पर आपकी पूरी हिंदी डिपेंड करती है। ये चीज़ें समझेंगे तो आपको शब्द शुद्धि के अंदर बहुत जगह ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो हिंदी एक भाषा है और भाषा होती है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। जहाँ तक हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वहीं पर आप इस बात को भी समझ लीजिएगा, ये विचार करने का भी एक माध्यम है, क्योंकि हम विचार भी करते हैं तो किसी न किसी भाषा में ही करते हैं। वो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, किसी भी प्रकार की कोई भाषा हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हिंदी क्या है, एक भाषा है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। अब देखिएगा यहाँ हमें जो समझना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हिंदी भाषा है और भाषा कोई भी हो, भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है वाचिक, एक होता है लिखित। या तो एक तो अपने उसको बोलते भी हैं और एक उसको लिखते भी हैं। लिखते हैं अपने ध्वनि चिन्ह के रूप में, जिसे अपने क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, वो देवनागरी लिपि में अपने लिखते हैं। अभी जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं वो सारा का सारा किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों, वो सारा का सारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो भाषा उसे ही कहते हैं जिस भाषा की एक लिपि हो। भाषा का दर्जा अपने किसको देते हैं, जिसकी एक लिपि हो और जिसका एक व्याकरण भी होता है दोस्तों, और वो बोली भी जाती है और वो लिखी भी जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर जितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता दी गई है, वो सारी की सारी भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, अपना एक व्याकरण होता है दोस्तों। तो कोई भी हमारी भाषा है तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वर्ण। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो कुछ अपने बोलते हैं उसको लिखा भी जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सामान्यतः आपसे पूछे तो आप कहेंगे ध्वनि। लेकिन ध्वनि का लिखित रूप जब अपने कागज पे हमने कहा क और हमने उसको लिख दिया क इस रूप में, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाता है वर्ण। जब हम उसको बोल रहे हैं तो वो कहलाती है ध्वनि। यानी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या हो गया, वर्ण। और वर्ण एक ऐसा भाषा का अंग है जिसके आगे अपने और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी उसके बाद में उसका कुछ बचता नहीं है। जैसे क है, अगर आप इसको तोड़ देंगे, इस तरह से तोड़ देंगे, इस तरह से आपने इसको तोड़ दिया तो इसमें कुछ भी बचता नहीं है, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और वर्णों से मिलकर के, बहुत सारे वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं दोस्तों। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, वर्णों का सार्थक मेल। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे हमारे पास में क है, मैं है और ल है, ये तीन वर्ण हमारे पास में है। इससे हम कौन कौन से किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतने संयोग हमारे सामान्यतः यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या ये सारे के सारे शब्द हैं क्या, क्योंकि वर्णों का मेल तो है, ऊपर लाइन भी लगी हुई है। क्या कमल से किसी चीज की स्पष्टता होती है, कुछ दिखाई देता है, जी बिल्कुल। तो कमल का फूल होता है, इसलिए अपने इसको शब्द मानेंगे। लेकिन मलक कुछ होता है क्या, नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये शब्द नहीं है। लमक का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भी शब्द नहीं है। लेकिन कलम होती है तो कलम का अर्थ होता है दोस्तों, लेकिन मकल का कोई अर्थ नहीं होता। तो वर्णों के मेल से नहीं होता, वर्णों का सार्थक मेल होता है, जिससे कोई ना कोई अर्थ देखिए निकलता है, तो वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाता है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द। शब्द से हमारे मन में क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। कोई भी शब्द है वो हमारे मन के अंदर क्या उत्पन्न करता है, भाव उत्पन्न करता है दोस्तों। लेकिन ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे हम कहें भी कमल, तो कमल से भी कुछ स्पष्ट होता है क्या, कमल से अपने पूरी बात को नहीं समझ सकते, हमें नहीं पता ये कमल क्या है, क्योंकि कमल कोई फूल भी हो सकता है और किसी का नाम भी हो सकता है। पूरी बात कब होगी, पूरी बात तब होगी जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कमल तोड़ कर लाओ, कमल तोड़ कर लाओ, या फिर हम कहें कि कमल खिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किसी फूल की बात हो रही है, पुष्प की बात हो रही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि कमल सो रहा है,
कमल सो रहा है, तो फूल तो सोने से रहा, मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का ये नाम हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा शब्दों से मिल करके क्या बनता है, वाक्य बनता है। शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है, और सार्थक होना चाहिए। तो पूरी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो कौन सी हो गई, वाक्य हो गई, या पूर्ण इकाई तो हो गई वाक्य। सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाई, वर्ण कहलाई, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा, हालांकि आपकी परीक्षा में नहीं है, वापस दोहरा रहा हूँ, लेकिन आपको जानने आवश्यक है। अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, तो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। तो दूसरा प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो शब्द होती है। और अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई या पूर्ण इकाई कौन सी होती है, वाक्य होती है। और वाक्य से हमारे पास में क्या स्पष्ट होता है दोस्तों, विचार प्रकट होता है। शब्द में क्या होता है, भाव होता है। तो भाषा की पूर्ण इकाई क्या कहलाएगी दोस्तों, विचार कहलाती है, जिससे विचार व्यक्त होता है। यानी भाषा की पूरी इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी, पूर्ण इकाई, क्योंकि पूरा भाव, अर्थ जो है, पूरे विचार जो है वो हमारे वाक्य से ही प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि किसी भी भाषा के अंदर तीन चीजें हैं, एक तो है वर्ण, एक है हमारे पास में शब्द, और एक है हमारे पास में वाक्य। तो दोस्तों हम जब भी किसी भाषा को पढ़ते हैं तो हमारे सामने उसकी आती है व्याकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण क्या होती है, किसे अपनी व्याकरण कहते हैं, तो बड़ी सामान्य सी परिभाषा के रूप में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि व्याकरण एक शास्त्र है जो किसी भी भाषा का सही अध्ययन करना सिखाता है, सही उच्चारण कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, ये सारी चीजें हमें व्याकरण के द्वारा पता चलती है। यानी व्याकरण क्या होती है, व्याकरण एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से उपयोग करना सीखते हैं। तो व्याकरण क्या होती है दोस्तों, एक शास्त्र होता है। एक और शब्द आपने देखा होगा, वैयाकरण। अब ये क्या होता है दोस्तों, और ये कई बार देखिएगा जो समानार्थी शब्द है वहां पर भी पूछ लेता है, शब्द युगम के अंदर भी कई बार आ जाता है। तो दोस्तों वैयाकरण क्या होता है, जो इस व्याकरण का ज्ञाता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैयाकरण कहते हैं। नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं। वैयाकरण का जो ज्ञाता होगा उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैयाकरण के नाम से जानते हैं। जो व्याकरण, यानी वो व्यक्ति जो व्याकरण का अच्छा ज्ञाता हो उसे आप वैयाकरण कह सकते हैं। तो ये तो थी बात व्याकरण की। अब हमने कहा भाषा में तीन चीजें हैं, तो इसी रूप में व्याकरण के तीन अंग होते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के व्याकरण के भी तीन अंग हैं, जिसमें एक तो आता है वर्ण विचार, एक आता है हमारा शब्द विचार, और एक हमारा आता है वाक्य विचार। दोस्तों स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा लगे, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कक्षा आपके लिए है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। अभी हमारे पास में परीक्षा के लिए पर्याप्त समय है, तो हम आराम से इसको अच्छे से करने वाले हैं। तो एक बार पहली क्लास है तो हो सकता है इसमें स्पीड कम ज़्यादा रहे, आगे अपने धीरे धीरे इसको सेट कर लेंगे। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे और बुरा लगे, कोई भी चीज़ हो, तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ अपने बात कर रहे थे वर्ण विचार की, शब्द विचार की और वाक्य विचार की। तो किसी भी व्याकरण के तीन अंग हैं हमारे पास में, ये तीन हैं। ये पहले हमारे जो एसआई का सिलेबस था उसमें वर्ण विचार हुआ करते थे, अभी सिलेबस में नहीं है, इस बार डायरेक्ट नहीं दे रखे, तो अभी अपने इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अभी अपने केवल शब्द विचार को करने जा रहे हैं। शब्द विचार यानी शब्दों के कौन कौन से रूप होते हैं, ये चीज़ें अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। और दोस्तों बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इसको अच्छे से समझना होगा। तो हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों वो है शब्द विचार। शब्द की परिभाषा अपने पढ़ चुके हैं। शब्द क्या होता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। ध्वनियों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है दोस्तों। अगर अर्थ नहीं निकलता तो हम उसे शब्द की श्रेणी में नहीं मान सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिएगा हम बात करते हैं कि शब्द किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं शब्दों के प्रकार के विषय में, तो वो है हमारे उत्पत्ति के आधार पर।
यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं। ये दोस्तों यहाँ से हमारा सिलेबस जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब सारी चीज़ें आपके लिखने वाली हैं और सारी चीज़ें आपको जानने वाली हैं। अच्छी तरह से इनको देखिएगा और पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे रहना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे फिर कह देना चाहूँगा, पूरा सिलेबस हम अच्छे से करने वाले हैं और इसको करने के बाद में आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, कौन किस किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इनको जो बांटा गया है उसमें पहला जो हमारे पास में प्रकार आता है वो है तत्सम शब्द। कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द। अब यहाँ ये हमें समझ लेना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। यहाँ दो शब्द हमारे पास में आता है, तत् और सम। दोस्तों कई जगह आपको तद लिखा हुआ भी मिल जाएगा। संस्कृत के अंदर अपने तद को लेते हैं और हिंदी में तत् ही आता है, तो तत् को ही अपने ज़्यादा सही माना, क्योंकि अगर आप बोर्ड की जो किताबें पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर हिंदी के अंदर तत् ही शब्द ज़्यादा देखने को मिलता है। तो तत् प्लस सम है और इसका जो अर्थ होता है उसके समान। तत् प्लस सम से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है उसके समान। अब देखिएगा तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जैसा था वैसे का वैसा। तत्सम यानी जैसा था वैसा का वैसा अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई भी हमारी भाषा है तो उस भाषा की कोई ना कोई मूल भाषा होती है जहाँ से इस भाषा का उद्भव हुआ है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है दोस्तों वो किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो हर भाषा की कोई ना कोई मूल भाषा होती है। तो तत्सम शब्द अपने किसको कहते हैं, तो जब हम किसी भाषा की मूल भाषा के शब्दों को उसी प्रकार से इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत में जैसे थे वैसे के वैसे आप अपने समय के अंदर हिंदी में यूज कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसको फिर से समझ लीजिएगा, यानी किसी भी भाषा की मूल भाषा के वे शब्द जिसको आज भी अपने उपयोग में ले रहे हैं तो वे शब्द जो हैं तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा जो है उसकी मूल भाषा है हमारी संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द जो आज अपने वैसे के वैसे उपयोग में ले रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम की श्रेणी में आते हैं। वो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया हुआ है। अंतर को भी समझेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होंगे दोस्तों, ये भी संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं लेकिन इनका रूप परिवर्तन हो चुका है। यानी तत्सम का जो परिवर्तित रूप है, तत्सम का जो परिवर्तित रूप है दोस्तों वही क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। या हम कहें तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप दोस्तों, क्योंकि संस्कृत बोलने में हार्ड होती है, मुश्किल होती है, इसलिए हमने उस शब्द को बदल दिया। जैसे कि हमारे पास में शब्द था दुग्ध, अब इसको बोलते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, दूध कर दिया दोस्तों। तो ये परिवर्तन होता है किस कारण से, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा सा क्या था, देखिए मुश्किल था। तो ये तो क्या कहलाएगा, तत्सम है, और ये क्या कहलाएगा, तद्भव कह सकते हैं अपने। जिसका बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि भाषा भी आगे से आगे बढ़ती है तो घिस जाती है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का रूप जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका गलत न हो, और कम से कम आप इनको याद न करें। इनको याद करना नहीं होता, इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लीजिएगा पहले ताकि आप याद कर पाएं। इसमें जो शब्द होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, संस्कृत के, और ये है तो संस्कृत के ही, लेकिन इनका क्या होता है दोस्तों, बिगड़ा रूप होता है। अब इनकी पहचान देख लीजिएगा। तत्सम शब्द, कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव नहीं है, और ऐसा ही भर्ती परीक्षा का तो ये लगभग पैट सा क्वेश्चन होता है। जब आपसे पूछ रहे निम्न में से कौन सा भिन्न है तो कुछ तद्भव होते हैं और एक तत्सम होता है दोस्तों। तो चार ऑप्शन में से आपको निकालना है। तो देखिएगा, जब भी किसी भाषा के अंदर किसी भी शब्द को जब हम देख रहे हैं तो उसमें आधा वर्ण है, क्या कहा हमने, आधा वर्ण है, या फिर क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार आए, या फिर रेफ का प्रयोग हो। रेफ आप जानते होंगे ये ऊपर लगता है ना, तो आधे वर्ण आए, रेफ आए, अनुस्वार आए,
तो जब ऐसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वर्ण होंगे वो लगभग आपको क्या मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। वर्ण कैसा मिलता है, देखिएगा दोस्तों ये पहचान है और मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से कह सकता हूँ कि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस बात को समझ लिया तो आपको तत्सम तद्भव ज़्यादातर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से इनके आंसर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक तो हमने क्या कहा, इसका जो वर्ण होता है वो पूरा होता है। इसके अलावा अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो क्या कहलाएगा, वो तद्भव कहलाता है। और इसमें वर्ण जो होंगे वो कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। इसके अलावा अड़य या ढय का जहां आपको प्रयोग मिल जाए तो वो भी क्या होंगे दोस्तों, वो पूरे माने जाते हैं और वो तद्भव की श्रेणी में ही आते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें देखिए बदलेंगी भी, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जैसे हमारे पास में एक शब्द है अक्षर और एक हमारे पास में है आखर, तो आप बताइएगा दोनों में से तत्सम कौन सा है। तो देखिएगा संयुक्त वर्ण, यहाँ पर आप इसको ये भी डाल सकते हैं, है ना। वैसे तो आधा वर्ण इसमें आ गया, तो जो संयुक्त वर्ण है वो भी कौन सा होता है, तत्सम। तो ये संयुक्त वर्ण है ना क्षय, तो ये तत्सम हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये तद्भव कहलाएगा। अक्षर से ही बना हुआ है आखर, क्योंकि इसका ही क्या है दोस्तों, बिगड़ा हुआ रूप है। अब मैंने यहाँ पर लिखा अमूल्य और एक हमने यहाँ पर लिखा अमोल। अब बताइएगा दोस्तों इनमें से तत्सम आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, बिल्कुल जहां पर आधा वर्ण है वो तत्सम होगा। अब अगर मैं ये कहूं कर्म और मैंने कहा कर्म, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, तो ये तत्सम होगा दोस्तों, ये तद्भव होगा। और ये अड़य ढय वाला तो क्या है, एक नियम ही है। एक बार एसआई की परीक्षा में ही पूछा गया था, बाढ़ ढेर इस प्रकार के शब्द उसने दे दिए थे और ये कहा गया वो आपको उनका, हालांकि तत्सम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जहां पर ये शब्द तो आप उनको तद्भव की श्रेणी में डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये एक नियम ही मान लीजिएगा, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो शब्द है वो कौन से में आने वाला है, तो तत्सम है या तद्भव, तो ये बिल्कुल तद्भव है क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु आ गया। तो चंद्र बिंदु वाले कौन से माने जाते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे तद्भव ही माने जाते हैं। अब कुछ एक चीजें मैं यहाँ पर आपको और देखिए सिखा देता हूँ, आप उनको सीखिएगा अच्छे से, कि तत्सम में अगर यह है तो आप तद्भव बनाते समय उसका जय कर देते हैं। क्या कर देना है दोस्तों, आपको जय कर देना है। जैसे आपके पास में शब्द था यजमान, तो देखिए इसका तद्भव क्या बनेगा, जजमान, यही होता है ना, और यही अपने लिखते भी हैं। और अगर आपके पास में रेफ वाला रे है, यानी ये आधा रे होता है, तो इसको पूरा कर दो। जैसे कि आपके पास में शब्द था कर्म, तो हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, कर्म कर देते हैं। हमारे पास में शब्द था सूर्य, तो आप इसका क्या करेंगे, सू का सू ही रहेगा, रे को पूरा कर दो और जय, ये का जय हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों, सूरज हो गया। ये कुछ एक नियम है, या आप उसको कहें शॉर्टकट मान लीजिएगा, ताकि आपके प्रश्न सही हो जाएं। अगर क्षय है तो आप उसका छय भी बना सकते हैं और उसका आप ख भी बना सकते हैं। त्रय है तो उसका बन जाएगा तय। किस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने शब्द होता क्षीर, तो क्या बनेगा, खीर बनेगा। क्षय का क्या बना देते हैं, खीर, है ना। और इसके अलावा देखिएगा अगर आपके पास में होता क्षार, तो हम इसको छार भी लिखते हैं, हम इसको खार भी लिखते हैं। दोनों रूप में किसी भी प्रकार से ये लिखा जा सकता था। जैसे हमारे पास में होता क्षेत्र, तो देखिए क्षय का क्या हो गया, ख, और त्रय का हो गया त। इसी प्रकार से लिखते हैं ना अपने। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार इसको दोबारा सुन करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और ये एक शॉर्टकट है ताकि आप अच्छे से कर सकें। अगर ये वाला स है तो उसका पूरा स बना देते हैं, ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द होता है मनुष्य, तो हम उसका क्या बनाते हैं दोस्तों, मानुष बना देते हैं, है ना, बनाते हैं ना। तो ये इसको याद रख लीजिएगा। और ये जो शय है वो अधिकतर च छ में भी बदल सकता है, ये इसमें भी बदल जाता है दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो तत्सम है, तत्सम से ही तद्भव बना होता है।
है ना। कई बार ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा शब्द का जोड़ा सही नहीं है, जिसमें एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। लेकिन यहाँ आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है, तद्भव इसका अर्थ नहीं होता है। जैसे आपके पास में मान लीजिएगा शब्द आता है अक्षी, तो अक्षी का आंख अपने ले सकते हैं, चंद्रबिंदु आ गया तो इसमें लेंगे, ये कहीं ना कहीं इससे बना हुआ मान सकते हैं। लेकिन अगर अक्षी है और उसके सामने हमने लिखा हुआ है लोचन, तो फिर ये किसका तद्भव है क्या? नहीं, ये इसका तद्भव नहीं है। ये इसका अर्थ तो जरूर है, इसका पर्यायवाची तो जरूर है, अक्षी का पर्यायवाची लोचन होता है, लेकिन ये इससे बना हुआ है क्या? कोई भी वर्ण इसमें सेम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। तो ये चीज भी आपको समझ लेनी चाहिए कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, तद्भव होता है। दोस्तों बड़े घुमा फिरा के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें आते हैं, तो गलती हो सकती है। अभी जो हमने देखा उसका एक उदाहरण ये भी ले सकते हैं, क्षति है तो ख का आप क्या कर सकते हैं, छह बना सकते हैं और इसको लिखते हैं क्षति। लिखते हैं या नहीं लिखते बताइएगा दोस्तों? बिल्कुल लिखते हैं ना। तो ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये बातें सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार का आप क्या बनाते हैं, चंद्र बिंदु बनाया करते हैं, ये भी आना चाहिए। जैसे हंडी है, तत्सम है तो हम इसका क्या बनाते हैं दोस्तों, हांडी बनाते हैं, है ना। हांडी में तो आप कुछ भी बनाइए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हांडी जो है वो कौन से में आ गया, तद्भव के अंदर आ जाता है। किस में आ गया दोस्तों, तद्भव के अंदर आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में था शुंड, और शुंड का क्या बन जाता है दोस्तों, इस शय का स बनेगा शुंड। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से में आएगा, तत्सम में या तद्भव में, तो आप चंद्र बिंदु देख करके आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन से में आने वाला है। तो ये बात हमारी रही तत्सम और तद्भव की। उसके बाद में हमारे पास में आता है तीसरा जो प्रकार है वो है देशज शब्द का। तो दोस्तों देशज शब्द कौन से होते हैं, तो तत्सम नहीं है, तद्भव नहीं है, वो देखिए कौन से हो गए, देशज हो गए। दोस्तों देशज कौन से होते हैं, इनके एक तो स्रोत का कोई आधार हमें पता नहीं होता, हमें ये पता नहीं कि इसका स्रोत कौन सा है, स्रोत जो है इसका ज्ञात नहीं होता, जिसका हमें नहीं पता है ये कहाँ से आया है, जिस शब्द की उत्पत्ति का हमें नहीं पता, तो उसको अपने किस में डाल देते हैं, देशज में डाल देते हैं। नंबर एक बात। दूसरा, कई बार समय परिस्थिति और भावनाओं के अनुसार हम कुछ क्षेत्रीय शब्दों को गढ़ लेते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एक शब्द आपने देखा होगा फटाफट। अब ये क्या होता है, फटाफट तो कोई तत्सम तो है नहीं, ये हमने बस जल्दी जल्दी कभी आ गया। जैसे हमारे पास में शब्द था खटपट, लड़ाई झगड़ा कोई खटपट की आवाज हुई होगी तो खटापट हो गया। और एक अपने ले लेते हैं खचाखच। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, वो तद्भव की श्रेणी में आते हैं। अब इन देशज शब्दों के भी अगर अपने कुछ भेद बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। दो भेद होते हैं, एक तो अपने आप बने यानी अपने गढ़ंत से बने, जिसको हमने क्या किया है, बनाया है। कोई खुशी गम कोई भावावेश में अपने आ गए तो हमने उसको बना लिया। जैसे लप लपाना ना, जीभ लप लपा रही थी, अब वो जीभ की हिलते डुलते देख करके कोई देखिए भावनावश वो मन में एक शब्द निकल गया होगा किसी के, और उसने नाम उसका क्या दे दिया दोस्तों, लप लपाना दे दिया। तो ये चीज आपको बेसिकली अच्छे से समझ लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरे जो आते हैं वो अपने ले सकते हैं द्रविड़ भाषा से आए हुए शब्द, जो हमारी द्रविड़ भाषा से आए हुए हैं। जैसे चिकना हो गया, ताला हो गया, लुंगी हो गई, इडली हो गई, डोसा हो गया, इस प्रकार के शब्द। एक तीसरा भी अपने ले सकते हैं, बाकी कोई और हमारे देश में कहीं और से भी आए हुए शब्द, जैसे कोई कोल का हो सकता है, कोई संथालियों का हो सकता है, इस प्रकार के कोई से भी शब्द हमारे पास में आते हैं। तो ये रहेंगे। तो नंबर एक हमने देखा था तत्सम मूल भाषा के शब्द हैं, तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। अब कैसे बिगड़ जाते हैं दोस्तों, इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे तत्सम हमने तो देखिएगा हिंदी तो क्या, हमने तो अंग्रेजी के भी तत्सम बना रखे हैं, है ना। इसको कैसे बनाया गया है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश में एक शब्द हुआ करता था, मान लीजिएगा अंग्रेज हुआ करते थे तो वो क्या जलाते थे, बर्न स्टिक, है ना। उस समय जो जलाने के लिए लकड़ी उनको दिए जाती थी उसको बर्न स्टिक बोलते थे, और हमने उसका क्या बना दिया दोस्तों, बर्नस्टी, है ना। हम उसको क्या बोलते हैं, बर्नस्टी। अगर आप गंगानगर साइड से हैं या कोई इसको जानता होगा तो जो रुई या नरमे की जो लकड़ी होती है ना सूखी हुई, उसको अपने क्या बोलते हैं,
बंसटी बोलते हैं, सामान्य भाषा में अपन उसको क्या बोलते हैं, बंसटी बोलते हैं ना। तो किससे बना हुआ शब्द है, यही है। और इससे भी अच्छा एक और उदाहरण आप ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, जो बच्चा 18 साल से कम का है या 18 साल तक का है, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टीनेजर, है ना। तो टीनेजर को मान लीजिएगा इस तरह से लिखा होगा, टीनेजर। लेकिन पढ़ने वाले ने उसको क्या पढ़ दिया, देखिएगा, टिंगर। और ये शब्द जो है किशोरावस्था के बच्चे के लिए हमारे यहाँ सामान्यतः उपयोग में किया जाता है, टिंगर, है ना। यानी जो टीनेजर है उसके लिए हमने बना दिया। तो ये ऐसे बन जाते हैं दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस शब्द देखिए घिसते हैं। जैसे हमारे पास में था दर्रा, और हमने इसका बना दिया दरडा, क्योंकि इस अरे का अड़े भी बन जाता है। तो ये इस प्रकार से बने हैं दोस्तों। अब इनका कुछ नहीं है ना, कि तत्सम था उसका तद्भव बना, और तद्भव भी कैसे कैसे। हमने तो अंग्रेजी को भी देखिए कहाँ छोड़ा, अभी हमने बात की थी ना, बंसटी का ये बना दिया है ना, टीनेजर का टिंगर बना दिया। तो ऐसे बना देते हैं अपनी, इसका कुछ भी लॉजिक नहीं है, ये खाली इस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा चल रहा है। इसके बाद में शब्दों का एक चौथा प्रकार हमारे पास में आता है विदेशी भाषा के शब्द। विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के कौन से, देखिए ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हम दूसरे देशों में आते जाते रहे, दूसरे देशों के लोग भी हमारे यहाँ पर आते जाते रहे। तो इस प्रकार से चाहे वो अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द हो, वो चाहे फारसी भाषा का शब्द हो, वो चाहे पुर्तगाली भाषा का शब्द हो, चाहे वो तुर्की भाषा का शब्द हो, वो डच भाषा का शब्द हो, वो जर्मन हो, वो रूसी शब्द हो, ये शब्द हमारे यहाँ आ चुके हैं और इनका अपने आज भी दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा की है दोस्तों। और मैं ये कहता हूँ कि हिंदी का सबसे मुश्किल अगर कोई प्रश्न बनता है दोस्तों, तो वो इन्हीं में से बनता है, जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से अरबी का कौन सा शब्द है, फारसी का कौन सा शब्द है दोस्तों, और इसमें गोलमोल हो ही जाते हैं। तो जितने याद कर पाए उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे अपने उनको भी देख लेंगे, अगर हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया होता तो हम चीज़ों को देखते, लेकिन ये सारे के सारे हमारी विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। एक पांचवा हमारा प्रकार आता है, वो रह गया संकर शब्द। संकर शब्द वैसे भी आप इसको शब्द से ही देख सकते हैं, मिश्रित होता है दोस्तों। संकर शब्द कौन सा होता है, एक प्रकार का मिश्रित शब्द होता है, जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से जोड़ करके बना दिया गया। जैसे हमने कहा रेल यात्री। अब रेल यात्री से अभिप्राय क्या हुआ, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यात्री हिंदी भाषा का शब्द है, यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए ना। तो ऐसे भी हो सकता है, यानी दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को जब हमने जोड़ दिया। जैसे बम वर्षा, है ना, तो बम तो किसका हो गया, अंग्रेजी का, वर्षा संस्कृत का हो गया, है ना। तो ये भी हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारे जो 5 प्रकार थे जो हमने देखे अभी, किसके आधार पे हमने देखे थे दोस्तों, ये सारे के सारे हमने देखे थे उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में हमारे जो शब्दों के प्रकार आते हैं वो है रचना के आधार पर, या फिर वो आते हैं प्रयोग के आधार पर, या फिर आते हैं हमारे अर्थ के आधार पर। हम सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप हमारे साथ में ही जुड़ करके SI बनना चाहते हैं, थानेदार बनने का सपना देख रहे हैं, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।